नमस्कार, आप सभी का स्वागत गांव किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। गांव किसान कार्यक्रम में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं और खासतौर से इसी के लिए हैं 3 सेगमेंट। पहले बात होगी खेती किसानी की, बाद में हमारा पशुधन में आज आपको बताएंगे मुर्गी पालन के बारे में, और कामयाब किसान की दास्तां में आज आप देखेंगे एक युवा किसान की कहानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, आइए सबसे पहले बात करते हैं गांव किसान में खेती किसानी की। क्या है आपके लिए आज खेती किसानी में खास, आइए देखते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर अनिल कुमार नायर है। मैं भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान के सब्जी विभाग में पिछले 15 सालों से काम कर रहा हूं। हमारे संस्थान की स्थापना सन 1960 में हुई थी और पिछले 53 वर्षों से हम सब्जियों के क्षेत्र में बहुत सारी हमने जो अपनी वैरायटी हैं उसको किसानों के लिए हम लोग ने उसका रिलीज़ किया है, जिससे कि किसान उसका लाभ उठा रहे हैं। आज मैं आप लोगों के सामने अलग अलग जो फसल है उसके जो मुख्य प्रजातियां हैं या संकर हैं उसके बारे में आप लोग को थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। मैं शुरुआत करता हूं टमाटर से। टमाटर में अभी हाल में ही पिछले 2-3 सालों के अंतराल में हमने बहुत सारी प्रजातियां और संकर का हम लोग ने विमोचन किया है। उसमें मुख्य है अर्का रक्षक और अर्का सम्राट। अर्का रक्षक और अर्का सम्राट की विशेषता यह है कि इसमें 3 रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता है। ये 3 रोग जो हैं ये टमाटर के मुख्य रोग हैं। इसके अलावा हाल ही के दिनों में हमने एक वैरायटी रिलीज़ की है जिसका नाम है अर्का अभेद, जिसमें कि 4 बीमारियों से लड़ने की क्षमता है। ये जो मुख्य बीमारियां हैं जिसको हम कहते हैं अर्ली ब्लाइट, और उसके अलावा है बैक्टीरियल विल्ट, और विषाणुओं से फैलने वाला जो पत्तों से संबंधित रोग होता है वो, और उसके अलावा लेट ब्लाइट। जो अभी हाल ही में जो हमने वैरायटी का जो विमोचन किया है जिसका नाम है अर्का विभेद, उसमें थोड़ा खट्टापन है, उसके साथ साथ 4 बीमारियों से लड़ने की क्षमता है। उसी के साथ साथ हमने अर्का अपेक्षा और अर्का विशेष, जिसे कि प्रोसेसिंग के लिए आप प्रसंस्करण के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उन वैरायटियों का भी हम लोग ने विमोचन किया है। किसान इसको उगा सकते हैं और लगभग 75 से 100 टन के आसपास प्रति हेक्टेयर की दर से वो उपज इसकी प्राप्त कर सकते हैं, इससे प्राप्त हो सकती है। अब हम बात करते हैं बैंगन। जो हमारी मुख्य वैरायटी है, जो हमारा मुख्य संकर है, वो है अर्का आनंद, जो कि बहुत सालों से किसानों के बीच में लोकप्रिय है। उसके अलावा हमने जो अन्य वैरायटी निकाली है हाल ही के दिनों में, उसका नाम है अर्का हर्षिता और अर्का उन्नति, जो कि किसानों के बीच में धीरे धीरे लोकप्रिय होती जा रही है। और आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि किसान इसको अधिक से अधिक मात्रा में उगाएंगे और उससे अधिक उत्पादन करेंगे। इनकी विशेषता यह है कि इन तीनों जो मैंने नाम बताए हैं, अर्का आनंद, अर्का हर्षिता और अर्का उन्नति, तीनों में बैक्टीरियल विल्ट से जो बीमारी है, जो खतरनाक बीमारी मैंने आपको पहले ही बताया था, इससे लड़ने की इसमें क्षमता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्याज। प्याज में भी हमारे संस्थान द्वारा विमोचित अर्का कल्याण है, अर्का निकेतन, ये मुख्य हमारे जो सामान्य प्रजातियां हैं, इसको बहुत मात्रा में किसान उगा रहे हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न राज्यों में किसान इसको उगाकर इससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा अगर संकर की बात करेंगे तो अर्का लालिमा जो है वो, और कीर्तिमान, ये दोनों हमारी संकर प्रजातियां हैं जिसको कि आप हाइब्रिड के रूप में उगा सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विभिन्न सब्जियों का यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है, जिसमें कि आप देखेंगे कि साग सब्जियाँ जो है उसको भी आप या तो इन छोटे छोटे बैगों में जो थैले हैं उसमें उगा सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, या फिर जो किसान अपने खेत में उगा के इससे लाभ कमा सकते हैं। इसमें भी हमारी बहुत सारी वैरायटियाँ हैं, जैसे कि अर्का संरक्षा, अर्का सुगुणा, और पालक के जो वैरायटी है अर्का अनुपमा, ये बहुत अच्छी वैरायटी है। इसको ना सिर्फ आप खेत में उगा सकते हैं, बल्कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इसको आप अपने थैलों में भी उगा सकते हैं, जिसको कि आप अपने घरों के छत पर या फिर टेरेस गार्डनिंग या वर्टिकल गार्डनिंग, जिसकी आजकल लोग ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं, उसमें आप उसको उगा सकते हैं। भिंडी के बारे में ये कहना चाहूँगा कि हमारी एक बहुत ही लोकप्रिय प्रजाति है जिसका नाम है अर्का अनामिका, जिसे हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे किसान अलग अलग क्षेत्रों में उगा रहे हैं। इसमें जो एक रोग होता है उससे लड़ने की क्षमता है। इसके अलावा हमने उसका जो उससे एक इम्प्रूवमेंट किया जाए, उस वैरायटी में एक और इम्प्रूवमेंट करके एक नया वैरायटी हमने निकाली है जिसका नाम है अर्का निकिता, जिसमें हरापन ज़्यादा है, साथ ही साथ उसमें उत्पादन क्षमता भी अर्का अनामिका के मुकाबले ज़्यादा है। भिंडी में हमारे पास अभी अर्का अनामिका
और अर्का निकिता नाम की 2 वैरायटीज़ हैं जिसे जिसके बीज किसान यहाँ से खरीद सकते हैं और अपने क्षेत्रों में उगा के अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करना चाहूँगा जो हमारी दलहनी या कहिए कि लेग्यूमिनस जितनी भी उस सेगमेंट में बहुत सारे हमारे पास हैं, जैसे कि फ्रेंच बीन है। फ्रेंच बीन के कम से कम हमारे पास 6-7 अति उन्नतशील जातियां हैं जिन्हें कि आप किसी भी मौसम में, खासकर जो दक्षिण भारत में किसी भी मौसम में उगा सकते हैं। हम बोलते हैं कि ये फोटो इंसेंसिटिव है और उसकी जो उत्पादन क्षमता है वो लगभग प्रति हेक्टेयर 17 से 20 टन है, जिसमें कि मैं नाम लेना चाहूँगा अर्का सुविधा है, अर्का शरत है और अर्का अर्जुन, और जो हमारी सबसे पुरानी वैरायटी थी जिसे कि सिलेक्शन 7 के नाम से भी जाना जाता था, अर्का कोमल। सो ये चारों फ्रेंच बीन के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे ये किसान इसको बहुत पसंद कर रहे हैं और ख़ासकर अगर उसको थोड़ा सा गर्मी के मौसम में उगाएंगे तो प्रति किलो अगर जो मार्केट में जो उसकी कीमत होती है वो 60 रुपये से लेके 120 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ग्राहक को खरीदना पड़ता है। सो कम दिनों में यानी कि 70 से 80 दिनों में इसकी उपज तैयार हो जाती है और फसल चक्र पूरा हो जाता है। इस 70 से 80 दिनों के बीच में किसान खासकर अगर गर्मी के सीज़न में इसको उगाएंगे तो उनको उत्पादन भी उनको ज़्यादा मिलता है और उसके साथ उसका दाम भी मिलता है। तो मेरा किसान भाइयों से ये अनुरोध होगा कि जितनी भी दलहनी सब्जियां हैं उसको अगर वो फसल चक्र के रूप में अपनाएंगे, जैसे कि हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं, इससे भूमि की उर्वरता भी बरकरार रहेगी, फर्टिलिटी को इसको हम आसानी से मेंटेन कर सकेंगे और जब भी एक जो थोड़ा सा अवकाश, थोड़ा सा जो हमें समय मिलता है, एक विंडो मिलता है 70-80 दिन का, उसके बीच में इस तरीके के फसलें आप उगाइए और अधिक से अधिक आप उत्पादन कमा सकते हैं। इसी प्रकार हमारी सेम की कई प्रजातियां हैं जिसको कि या तो आप एक बुश टाइप बोलते हैं, झाड़ी नुमा होती है, या फिर आप उसको बेल के रूप में भी आप उसको उगा सकते हैं। बेल के जो रूप में उगाते हैं उसको थोड़ा ज़्यादा अवधि के लिए उगाया जा सकता है और जो बुश प्रजाति की है जिसे कि हम झाड़ी नुमा कहते हैं उसको आप थोड़े कम अवधि के लिए 70 से 80 दिन या 90 दिन तक आप उसको उगाइए और ये भी एक दलहनी सब्जियों के लिए के रूप में प्रयोग की जाती है। सो किसान इसको उगाएंगे और इसमें देखा गया कि दलहनी फसलों में समस्या बहुत कम होती है अन्य सब्जियों के मुकाबले। इसको उगाइए और अधिक से अधिक मात्रा में इससे आप उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक जितने भी मैंने सब्जियों के बारे में आपको बताया, इन सब के जो बीज है हमारे संस्थान में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं या कभी भी किसान यहाँ पे आए और इसकी जो मात्रा है यहाँ से हम बीज की मात्रा आप यहाँ से खरीद सकते हैं। और इसी के साथ ही कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10:05 पर। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में, सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब चलिए हमारा पशुधन में बात करते हैं मुर्गी पालन की। जी हाँ, किस तरीके से कम लागत में ज़्यादा मुनाफा आप कमा सकते हैं और मुर्गी पालन करने से पहले प्रशिक्षण क्यों ज़रूरी है, क्या क्या फ़ायदे आपको इस क्षेत्र में मिल सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। जीवन से फार्मिंग का कर रहा हूँ और मैंने उस समय काफ़ी वो हुआ, परेशानियाँ का करना पड़ा। अब शहर मैं अपने उस पर सही काम कर रहा हूँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो बेरोज़गार है वो अपने इस लाइन पर आए और सही उसमें काम चल सकता है।
तो इसके लिए स्टार्टिंग में हमें फार्मिंग करने के लिए फार्म सेट करना है तैयार। उसके बाद अपने सर्दी के मौसम में मतलब टेम्परेचर को देख रेख करनी है, बिल्कुल 95 पे टेम्परेचर चाहिए। और उसके लिए एक हफ्ते बाद 5-5 पॉइंट कम करना चाहिए। उसके बाद एक हफ्ते के अंदर दूसरे तीसरे रोज़ CRD का कोर्स करवाना चाहिए जिससे बीमारी नहीं आए। उसके बाद एक हफ्ते बाद F1 करना चाहिए, उससे बचाव होता है। उसके बाद 15 दिन पे गुम्बारो करना वैक्सीन है और 27-28 रोज़ पे लसोटा देना चाहिए। इससे मतलब मोर्टेलिटी वगैरह नहीं होगी। तो सारा कोर्स करने के बाद आपको किसी उसका दिक्कत नहीं होगी। तो ये लगभग 26-27 रोज़ के अंदर 1200-1300 ग्राम तंदूरी हो जाता है और 35-36 रोज़ के अंदर 2 किलो का हो जाता है। तो इसके लिए सही उस पर वो करने के लिए मतलब फार्मर को इसका बचाव हो जाता है बीमारी करने के बाद। कोर्स पूरा करने के बाद आदमी को ज़्यादा परेशानी का वो नहीं करना पड़ता, तो उससे सही कीमत मिल जाएगी, फार्मर का बचाव हो जाता है। सुबह उठते के साथ पहले तो हम देखते हैं टेम्परेचर कितना है सर्दी के टाइम में। उसके बाद सुबह दाना पानी, उसके बाद दिन में खोदी लगाते हैं जिससे गैस वगैरह सही हो जाता है, बच्चा सही उस पर रहे। तो सही उसके लिए इन दवाइयों का पालन पोषण, झाड़ू, साफ़ सफाई इसलिए बहुत ज़रूरी है इसका। तो उससे मतलब बचाव होता है बहुत ज़्यादा बीमारियों का। सही समय पे वैक्सीन वगैरह करना, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती। फिर इनका खाना तो शाकाहारी, ये शाकाहारी ज़रूर पर ना मांसाहारी है, पर इनका खाना शाकाहारी है। तो इसमें सोया, मक्का, सनफ्लावर, राइस पॉलिश ये इनका खाना है। तो ये लगभग तंदूरी होने के लिए कम से कम 2 kg के करीब फीड ले जाता है एक चीज़, और बड़ा होने में 2 किलो के लिए 3 किलो फीड की ज़रूरत होती है इसकी। तो सही उसके लिए इनको मंडी में पहुँचने सही कोर्स कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती। पानी लगभग 3 दफ़ा लगते हैं, सुबह के टाइम, फिर दोपहर को और शाम के टाइम, और उसको साफ़ करके उससे बीमारी फैलने का वो नहीं। ये हम गाजीपुर मंडी भी देते हैं और सप्लायर से भी दे देते हैं यहाँ पे, जिससे मतलब हमें कोई परेशानी नहीं होती। वहाँ मंडी में भी किसी प्रकार का वो नहीं थे, पेमेंट वहाँ नगद मिलती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। मेरे पास अभी 3 जगह और है, 2 जगह और है, तो मेरे पास मैं लगभग 17-18 हज़ार के फार्मिंग करता हूँ। हाँ जी, 3 जगह है मेरे पास, एक जगह 8,000 का, एक जगह 5,000 का और 5,000 का, 3 जगह मैं करता हूँ। उससे ये होता है कि कभी मंदे का हो तो कभी तेजी का दौर, दोनों मिल जाते हैं रेगुलर करने से। मतलब ये मान कर चलिए 2 महीने के अंदर दोबारा डालते हैं। जैसे अब 35-40 रोज़ के अंदर तो तैयार हो गया, उसके बाद मंडी निकाल देते हैं। मंडी निकलने के बाद साफ़ सफाई करके उसके बाद स्प्रे वगैरह मारते हैं जिससे कीटाणु वगैरह ना रहे, वो मर जाते हैं। तो कम से कम 10 रोज़ हम उसको फिर खाली छोड़ते हैं, तो लगभग ये मान कर 5 या 6 लोट के उसमें निकालते हैं। खेती में भी मैं अपना वो भी काम करता हूँ खेती का, तो उससे दोनों काम हो जाते हैं, खेती का भी और इधर का भी। खाद वगैरह इसका होता है तो खेतों में डाल देता हूँ, उससे फसल अच्छी मिलती है, तो ये फ़ायदा इसका डबल हो जाता है। और अब गांव किसान में वक्त हो चला है इस माह के पशुपालक कैलेंडर का, यानी किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा, क्या कुछ सावधानी आपको रखनी होगी अपने पशुओं के साथ, जान लेते हैं इस महीने के पशुपालक कैलेंडर में। पशुपालक कैलेंडर, जून में ध्यान देने वाली बातें। जून माह में अधिकतम तापक्रम बढ़ने से पशुओं में तापघात, जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। पिछले माह के अनुसार पशुओं को अत्यधिक तापक्रम, धूप व लू से बचाने के उपाय करें।
गर्मी से बचाव हेतु पशुओं को वृक्षों की छाया में रखें। गलघोटू एवं लगड़ा बुखार बीमारी से बचाव के टीके अवश्य लगवाएं। चारागाह में चरने वाले पशुओं की सुबह शाम या रात्रि में चराई करें तथा भरपूर पानी भी पिलाएं। पाइका ग्रस्त पशुओं को पेट के कीड़े मारने की दवा देकर लवण मिश्रित आहार प्रदान करें ताकि पाइका रोग के लक्षणों से छुटकारा प्राप्त हो। पशुओं को हरा चारा नहीं मिल रहा हो तो विटामिन ए के इंजेक्शन लगवाएं। पशुओं को विटामिन एवं लवण मिश्रित आहार दें। गर्मी के मौसम में पैदा की गई ज्वार में जहरीले पदार्थ हो सकते हैं जो पशुओं के लिए हानिकारक है। अप्रैल में बिजाई की गई ज्वार खिलाने से पहले 2 से 3 बार पानी अवश्य पिलाएं। घास की रुपाई हेतु खेत की तैयारी करें। मुंह पका खुरपका रोग, गलघोटू, ठप्पा रोग, फड़किया आदि के टीके लगवा लें। भेड़ के शरीर को ऊन कतरने के 21 दिन बाद बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए कीटाणुनाशक घोल से भिगोएं। और इसी के साथ ही गांव किसान में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे एक युवा किसान की कामयाबी की कहानी की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब हम पहुंच चुके हैं हमारे आखिरी सेगमेंट जिसमें आपको बताते हैं कामयाब किसान की दास्तां। आज जो दास्तां आपके लेकर आए हैं वो है कि युवा किसान की, कैसे इन्होंने सफलता की राह चुनी और उस पर कामयाब होते गए, आगे बढ़ते गए और साथ ही इतनी कम उम्र में दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। आइए देखते हैं इनकी ये कामयाबी की दास्तां। कृषि से अपनी आय को बढ़ाने के लिए कुछ और भी साथ में काम करना आज वक्त की जरूरत बन गया है। कई किसान फसल उगाने के साथ साथ कई अन्य तरीकों से भी अपनी आय बढ़ा रहे हैं। इनमें से मधुमक्खी पालन एक ऐसा काम है जिसे थोड़े से प्रशिक्षण और कम लागत में शुरू करके किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं। हरियाणा के सोनीपत जिले के गांव रेंडाड़ा के किसान जयदेव नरवाल मधुमक्खी पालन करके अपनी आय बढ़ाने वाले ऐसे ही नवयुवक हैं। मेरे पिताजी भी किसान थे, वो खेती करते थे, भैया भी साथ में खेत का काम करते थे और हम सभी खेती का कार्य करते थे। उसके बाद मेरी जॉब लग गई, भैया भी सेटल हो गए तो हम रोहतक आ गए। उसके बाद मैंने सोचा कि एक मेरे साथी थे जोगेंद्र राठी, जिन्होंने पहले मधुमक्खी पालन का कार्य किया हुआ था, उन्होंने मेरे को प्रेरित किया इस कार्य के प्रति और उन्होंने ही मुझे इस काम को सिखाया। उनके द्वारा सिखाने के बाद मैंने पार्ट टाइम कुछ करने के लिए सोचा और मैंने ये मधुमक्खी पालन का कार्य 3 साल पहले अक्टूबर 2016 से स्टार्ट किया। जयदेव नरवाल ने मधुमक्खी को पालने का काम केवल 30 डब्बों से शुरू किया था और उन्हें इस काम में शानदार सफलता मिली, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने अपनी मधुमक्खी के डिब्बों में इजाफा कर लिया। 30 बॉक्स डिब्बे लेकर कार्य शुरू किया था। पहले मैंने खरीदा, उसके बाद सरसों के उस पर रखा था मधुमक्खी पालन को। सरसों से मेरे को अच्छी आमदनी हुई। सरसों के शहद को बेचकर मेरा लगभग 70% जो मैंने लागत लगाई थी वो पूरा हो गया। उसके बाद मेरे को और उत्साह हुआ तो मैंने और भी बॉक्सेस खरीदे। मैंने लगभग 150 बॉक्सेस बनाए। उसके बाद पहला सीज़न था गर्मी का
और उसमें मैं ज़्यादा देखभाल नहीं कर पाया, मेरे कुछ नुकसान हुआ। उसके बाद मैंने उन डिब्बों को कम किया और मैंने फिर दोबारा से बढ़ाया। 30 बक्से से लेकर अब फिलहाल मेरे पास 50 डिब्बे हैं। जयदेव नरवाल की मेहनत रंग लाई और उन्हें मुनाफा होने लगा। इससे प्रेरित होकर आज उनकी पत्नी भी उनका इस काम में हाथ बटाती है। साथ में मेरी पत्नी सुमन, जो कि वो भी कॉन्टैक्ट टीचर हैं, उसके बाद वो भी मेरा साथ देती हैं और हम दोनों मिलकर छुट्टी के दिन भी और छुट्टी के बाद अपने कार्य के ख़त्म करने के बाद टाइम देते हैं और ये मधुमक्खी पालन का कार्य किया हुआ है। आज जयदेव नरवाल सफेदे का शहद और सरसों का शहद तैयार करते हैं और इसकी खपत स्थानीय स्तर पर ही हो जाती है। इसमें हम सफेदे का शहद और सरसों का शहद दोनों शहद लेते हैं। उससे जो हमारा इकट्ठा होता है उसको स्टॉक, जो कीपर हैं, बड़े बड़े कीपर हैं, होलसेलर हैं, वो शहद को यहीं से उठा ले जाते हैं। हमारा कुछ शहद हमारे लोकल एरिया में जहाँ हमारे साथी हैं वहाँ पे भी निकल जाता है, जिसकी ठीक लागत पूरी हो जाती है और यह कार्य अच्छा है। मधुमक्खियों को देखभाल की बहुत कम जरूरत होती है, इसलिए मधुमक्खी पालन में खर्चा कम होता है। किसान को गर्मी के मौसम में थोड़ी अधिक देखभाल करनी होती है। गर्मी के सीज़न में थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा फूल पौधे नहीं होते। अगर कोई इसको बड़े सतर पे करना चाहता है तो इसको, अगर अकेला कोई आदमी है, अगर वो कार्य करना चाहता है तो बहुत ही अच्छा कार्य है। इसको लेकर हिमाचल की तरफ, जम्मू की तरफ, मेरे पास जम्मू और हिमाचल से भी ऑफ़र आया था कि भाई सेब के पेड़ों के नीचे डिब्बे ले आओ, उसमें वो खुद ही पैसे देते हैं ताकि उनका जो मधुमक्खियां हैं वो परागकण लेके उससे फूल पे है, उससे फल ज़्यादा आता है। और इससे वहाँ पे क्योंकि कम बक्से होने की वजह से और मेरे पास टाइम कम था, इस वजह से मैं तो लेके नहीं जा सका, लेकिन कई साथी लेके गए हैं। मधुमक्खी पालन से किसानों को एक दूसरा बहुत खास फायदा भी होता है। मधुमक्खियां जब फल का रस चूसती हैं तो उनके पैरों में परागकण चिपक फूल पे ले जाती है, उससे लागत भी, सरसों पे जो आमदनी होती है उसमें बढ़ोतरी होती है। तो कई बार मैं दादरी के साइड रखता हूँ, सर्दियों में सरसों की उत्पादन है वो ज़्यादा होता है। जो पड़ोस के किसान हैं वो भाई कहते हैं कि भाई यहीं रखा करो, क्योंकि इससे लगभग 1 एकड़ में 1 से 2 क्विंटल सरसों ज़्यादा उत्पादन होता है। तो ये बहुत है। मधुमक्खी का काम आय तो बढ़ाता ही है, साथ ही इससे मनुष्य को आत्मिक संतोष भी मिलता है। मैं तो कहता हूँ कि की तरफ भागने की बजाय, किसी अगर आदमी खाली है तो उसको भागने की बजाय ये कार्य करना चाहिए। इस कार्य में ठीक है, अच्छा कार्य है, नहीं ज़्यादा लागत है, लागत भी लगभग जल्दी ही पूरी हो जाती है, उत्पादन अच्छा है, काम भी अच्छा है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैं तो यही कर युवाओं से कि इसकी तरफ प्रोत्साहित हों और ये कार्य किए, क्योंकि कृषि की तरफ हरियाणा में अब रामनगर में, कुरुक्षेत्र के पास में हरियाणा मधुमक्खी पालन का जो केंद्र है वो भी बनाया गया है। वहाँ से भी अब रजिस्टर्ड करने के लिए बोल रहे हैं, वहाँ रजिस्टर्ड होता है और रजिस्टर करने के बाद हम इसके द्वारा जो शहद इकट्ठा होता है उससे हम अपना उत्पादन इकट्ठा करके उसको प्रोसेसिंग करके वो भी बेच सकते हैं, जिससे अच्छा शहद से हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान मानते हैं कि इस काम जीवन में उत्साह का संचार भी होता है। हमारे जो भाई जो जयदेव नरवाल जी हैं, ये भी हमारे पड़ोसी हैं और मेरा रास्ता यहीं से अप डाउन पड़ता है, गरोठी से लाखन माजरा। तो मैं रास्ते में आते हुए देखता था इनके इस व्यवसाय को, बहुत ही अच्छा फील होता है। काम को इन्होंने आगे बढ़ाया है, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। जो युवा बेरोज़गार बैठे हैं उन्हें भी इनसे कुछ न कुछ सीखने का। तो इससे ही मैं इंस्पायर हुआ हूँ और मैं अभी इसी अक्टूबर महीने से इसका मेन सीज़न स्टार्ट में बोला जाता है, तो तब से मैं भी करना चाहता हूँ। तो देखिए आपने एक युवा किसान की कामयाबी की दास्तां, हम उम्मीद करते हैं ऐसी ही दास्तां आपकी भी हो और आप भी दूसरे किसानों तक नई नई जानकारी जो है वो पहुंचा सकें। हम भी लगातार आप तक सारी जानकारी पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का। दीजिए इजाज़त।